नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि 2024 के प्रीलिम्स पेपर में आखिरकार क्वेश्चन कहाँ से आए थे, किस टॉपिक से आए थे। तो इन दोनों डायमेंशन को हम कवर करेंगे और हमारा पहला वीडियो पॉलिटी सेक्शन को कवर करेगा। और आप ये जानकर हैरान करेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मोस्टली एक बुक से ही पूछा गया है और ये एविडेंस के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। इससे होगा क्या, दो बेनिफिट्स आपको तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है। पहला, आपको सोर्स पता चल जाएगा कि कौन से बुक से पूछा गया है। अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है तो कौन से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका टॉपिक का सोर्स, कौन से टॉपिक से पूछा गया है। और यूपीएससी में जो तैयारी करते हैं या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस सब में, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स जो रिपीटेड होते हैं जनरली वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अगले प्रीलिम्स में यानी कि 2025 के प्रीलिम्स में मदद मिलने वाली है। सो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए जरूर। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहां पर हम पीडीएफ भी शेयर करते हैं और आने वाले समय में हम क्विज भी करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो पॉलिटी सेक्शन, और बता दें आपको कि जो क्वेश्चन हमने उठाया है वो सेट ए जो यूपीएससी का पेपर रहा है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हिंदी में स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, हमारे साथी जुड़ रहे हैं, तो हिंदी सेक्शन को भी रेफर कर सकते हैं और आप भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। सो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 62 है सेट ए का, उसमें क्या पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो आखिरकार कहां से क्वेश्चन आया है, तो जब आप एम लक्ष्मीकांत का बुक खोलेंगे तो उसमें एक टॉपिक दिया गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, चार्टर एक्ट, इन सब के बारे में बताया गया है। तो वहां पर आप देखिए कि एक डायरेक्ट फीचर दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया है वो एम लक्ष्मीकांत से आपको नहीं मिलेगा। जब आप स्पेक्ट्रम के बुक खोलेंगे और वहां पर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिटेल से दिए गए हैं, तो वहां पर आपको साफ साफ मिलेगा कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्टर होंगे गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सजेशन निकलता है कि ये जो स्पेक्ट्रम में एक्ट्स दिए गए हैं, हिस्टोरिकल एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, आप वहां से पढ़े रेदर देन आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़े, क्योंकि वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया गया है। ओके, तो आप हमें करंट सेक्शन मतलब जो करेक्ट आंसर है उसे बताइए। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपको मजा भी आ रहा होगा, तो बस शांति से देखिए और आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आप कौन से सोर्स को पकड़कर आपको आगे की तैयारी या रणनीति बनानी है। जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 सेट ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार कहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एम लक्ष्मीकांत का ही बुक है और उसमें एक चैप्टर है जो कि महत्वपूर्ण भी है, फंडामेंटल राइट्स का। तो उसमें रिट्स के बारे में दिया गया है। तो चार रिट्स हैं, पांच रिट्स हैं, जो भी है, हैबेस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्सोररी है। तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो एक प्रोहिबिशन रिट दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जरिडिक्शन। यानी कि जो लोअर कोर्ट वो अपने जरिडिक्शन को एक्सीड ना करे, अपने जरिडिक्शन के बियॉन्ड फैसला ना दे, उसके लिए प्रोहिबिशन हायर कोर्ट इश्यू करती है। डायरेक्ट दिया गया है। अब चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है, इश्यूड टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस
सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कि 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं। तो बढ़िया लग रहा है इनिशिएटिव, बिना देरी किए हुए लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और किसी प्रकार का समस्या हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर सेट ए का 75 है। Which of the following statements is correct as per the Constitution of India? 4 स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिए गए हैं। हालांकि आप इजिली इसे एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये जरूर पता होना भी चाहिए कि इंटर स्टेट का कोई भी मुद्दा हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे वाटर डिस्प्यूट हो, चाहे माइग्रेशन हो, तो वो सब आपके यूनियन लिस्ट में ही आते हैं। अगर ये पता है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि हम सोर्स ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार कौन से बुक से ये पूछा गया है। तो फिर से हम चलते हैं हमारा प्यारा लक्ष्मीकांत जी के पास, और वहां पर आप देखेंगे तो डायरेक्ट दिया गया है, ये अपेंडिक्स के सब्जेक्ट में यूनियन लिस्ट में बताया गया है। एक अपेंडिक्स है जिसमें आपको डिटेल्स दिए गए सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप देखिए इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट करंटिंग, और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सी में आएंगे तो साफ साफ दिया गया है कि इंटर स्टेट करंटिन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। तो हो गया खेल खत्म। समझ में आ रहा है? 2024 का जो पेपर रहा है ना, रिलेटिवली इजी रहा है 2023 के पेपर से। अब तक का सबसे हार्डेस्ट पेपर 2023 का ही रहा है, और प्रोटेस्ट भी हुआ था, इसलिए आप देखेंगे कि थोड़ा सा यूपीएससी अपने आप को ढीला भी किया और क्वेश्चन रिलेटिवली इजी पूछा गया। जो सोर्सेस हैं, फ्रीक्वेंट सोर्सेस, उसी से पूछा गया है। तो कैसा लग रहा है आपको इनिशिएटिव, बताते चलें, और लाइक जरूर करते चलना है आपको। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आप देखिए। स्टेटमेंट 1, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। तो क्या गवर्नर डिक्लेयर करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब? दूसरा स्टेटमेंट, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। एक राज्य में अगर शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया गया तो क्या कोई जरूरी है कि वो दूसरे राज्य में भी डिक्लेयर हो जाए? कोई जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो देखते हैं कहां से ये पूछा गया है, कहां से ये चमत्कार अवतरित हुआ है। तो फिर से हम चलते हैं एम लक्ष्मीकांत के बुक में, और वहां पर एक चैप्टर है स्पेशल प्रोहिबिशन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लास। तो जब आप वहां पर देखेंगे तो ये जो ड्यूटी है ना शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने की, ये प्रेसिडेंट को दी गई है, बट प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट जरूर करते हैं, लेकिन डिक्लेयर कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। पहली बात क्लियर। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। लेकिन दूसरी बात जो है कि एक राज्य में जो एसटी डिक्लेयर हुए, वो दूसरे राज्य में कोई जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी डिक्लेयर हो जाए ऑटोमेटिकली। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, द लिस्ट ऑफ एससी और एसटी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी। तो दोनों स्टेटमेंट का आंसर आपको यहीं पर मिल रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है। इससे आसान और क्या आप खोजते हैं जब आपको यूपीएससी का क्वेश्चन किसी सोर्स बुक्स में मिल रहा है। तो यहाँ से भी आपको आराम से क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे फिर से अगले क्वेश्चन, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहां से ये पूछा गया भैया? चलते हैं हम सोर्स ट्रेसिंग में। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का एक चैप्टर ही है जिसमें आपके चार्टर एक्ट सब भी दिए गए थे। उसमें आपको साफ साफ दिया गया है, सच्चिदानंद सिन्हा the oldest member was elected as the temporary president of the assembly following the French practice। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साफ साफ आपको झलक गया आंसर क्या है। आराम से आप पॉज करके सॉल्व करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस बार का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहा है 2024 के पेपर का, कि भाई जो 19 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए ना, वो 17 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एक ही बुक से आया है। और आप देख रहे हैं बुक का भी नाम आपको दिख ही रहा होगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो सेट ए निकाल कर रखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर जो मार्क्ड है उस क्वेश्चन नंबर पर रेफर कर लेंगे। आराम से आपको हिंदी भी समझ में आ जाएगी। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
प्लेस द राइट टू प्राइवेसी, कौन से आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 4 आर्टिकल्स हैं, तो देखते हैं भाई कहाँ से पूछा गया है। हालांकि इसके मल्टीपल सोर्सेस करंट अफेयर में ये न्यूज आते रहते हैं, तो करंट अफेयर से भी इसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि सोर्स बुक की तरफ चल रहे हैं कि कौन से बुक से पूछा गया है, तो आप देखेंगे एम लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट्स का ही टॉपिक है, और उसमें आर्टिकल 21 में जाएंगे तो आपको साफ साफ लिखा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड इट्स जजमेंट इन द मर्निका केस इन इट्स सब्सिक्वेंट केसेस एंड इन सब राइट्स को आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें से एक राइट टू प्राइवेसी भी है। हालांकि ये आपको बताना है कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ये भी काफी इजी क्वेश्चन ही है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज भी हुए थे। सो क्वेश्चन क्या है, एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, किस तरीके से पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है संविधान को, एडिशन और वेरिएशन और रिपील, आपके करेक्ट आंसर चुनने हैं। तो देखते हैं भाई साहब कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से ग्रह से ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जैसे ही आप एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, एक एक लाइन आपको यहाँ पर मेंशन होगा। इट स्टेट्स दैट पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोहिबिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साफ साफ आपको तीनों मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कितना मजेदार है और कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आप इस चीज को सोचिए। और लास्ट में हम ये भी ट्रैक करने वाले हैं कि आखिरकार कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ताकि इस बार की जो तैयारी रहेगी ना, आपको कम से कम इन टॉपिक्स को तो जरूर थोड़ी गहराई से पढ़ के जाएंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्या कह रहा है, यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट 1, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर lays the annual financial statement before both the house of the parliament. Statement 2, at the union level, किस लेवल की बात करें, यूनियन यानी कि सेंट्रल लेवल, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिना प्रेसिडेंट के ग्रांट अप्रूवल नहीं हो सकेगी, ये बोला गया है। तो चलिए सोर्स ट्रेसिंग की तरफ चलते हैं, कहां से पूछे गए हो भैया। तो पार्लियामेंट का जो टॉपिक है ना, वैसे तो काफी महत्वपूर्ण है, और इस बार भी आप देखेंगे कि काफी क्वेश्चन पूछे गए 2024 में और 2023-22 सब में हमको पार्लियामेंट का क्वेश्चन ज्यादा ही मिलता है। तो जब हम आते हैं पार्लियामेंट के टॉपिक में, एम लक्ष्मीकांत में यहाँ साफ साफ दिया गया है, आप देखिए वो जो ऊपर आपको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर बोला गया ना, वो ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ले डाउन करवाता है बजट को और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया ना, ये और कुछ नहीं बल्कि बजट ही है। और मैंने आपको ओनली आईएएस के प्रहार पॉलिटी सीरीज में ये पूरा अच्छे तरीके से कवर भी करवाया है। और उसी के साथ आप देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी साथ ही दिया गया है, लगता है यहीं से उठाया भी गया है क्वेश्चन को। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, साफ साफ बोला गया। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही, और आप हमें बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि पॉज करके आपको थोड़ा सोचना है और थोड़ा सा आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करनी है। तो अगर हम आंसर बता ही देंगे तो कोई फायदा नहीं, साथ के साथ आप हमें बताते चलें कि आपको इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 71। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। हालांकि जब ये क्वेश्चन आया और जब क्वेश्चन करके स्टूडेंट्स बाहर गए तो कंफ्यूजन था कि भाई 4 होगा कि क्या होगा, क्योंकि अगर हम इसके सोर्स में जाएं, चाहे वो पीटी 365 का करंट अफेयर हो, क्योंकि पीटी 365 में भी दिया गया है और एम लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है, और उसमें जो डिलिमिटेशन की नंबर बताई गई है वो है 4, 1952, 62, 72 और 2002। लेकिन आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में भी डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया है, जा चुका है, तो उस हिसाब से तो 5 होना चाहिए। तो अब देखिए कि यूपीएससी क्या आंसर रिलीज करती है, क्या इस पर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए कि क्या दिया गया, वो यूपीएससी ही बताएगी। ओके, वैसे आप हमें बताइए कि आपने अगर मार्क किया था तो क्या आंसर मार्क किया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया ना ये एम लक्ष्मीकांत से भी है, साथ के साथ ये न्यूज में भी काफी ज्यादा रह रही थी, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात पीटी 365 में भी पॉलिटी वाले में दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे।
नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए भाई, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली लैप्सेस ऑफ द बिल, कि अगर हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो कौन से बिल लैप्स होंगे, कौन से बिल नहीं होंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम थोड़ा इसके सोर्स के ट्रेस करने की बात करें तो फिर से हम लैंड करते हैं किस देश में, एम लक्ष्मीकांत के देश में चलते हैं और वहां पर आपको पार्लियामेंट का चैप्टर मिलेगा और साफ साफ यहाँ दिया गया है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो जो पोजीशन है बिल्स के रिगार्डिंग कि लैप्स होंगे कि नहीं, उसके बारे में दिया गया है कि भाई पेंडिंग है अगर लोकसभा में बिल तो वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और पास हो गया है लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी लैप्स हो जाएगा। फिर ज्वाइंट सेशन के लिए प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो ये लैप्स नहीं होगा। अब ये देख लिया आपने, पॉज करके थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सोचिए और सॉल्व करिए। काफी प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और इससे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी डेवलप होगी और ये भी पता चल रहा होगा कि किस डेप्थ में जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और उस डेप्थ में भी आपको पढ़ाई करनी है और बुक का सोर्स आपको पता है तो आराम से थोड़ा डेप्थ में पढ़िए। वैसे आने वाले समय में हम आपके लिए मैराथन सेशन लाने वाले, तो आप चिंता ना करें। आपको ये ना लगना चाहिए कि हम आपको आधे रास्ते में छोड़ देंगे। हम आपके लिए आने वाले समय में डेफिनेटली मदद करने वाले हैं। पीटी 365 भी लाएंगे और मैराथन सेशन भी लाने वाले हैं, पॉलिटी हिस्ट्री सबके। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, जो कि है आपका मनी बिल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और इससे रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 109 मेंशंस अ स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। फिर दूसरा जो है वो मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा। स्टेटमेंट 3, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। और चौथा स्टेटमेंट, जो अमेंडमेंट है टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। तो क्या ये मैंडेटरी है? तो देखते हैं भाई कहाँ दिया गया है। फिर से हम लैंड करते हैं एम लक्ष्मीकांत के बुक में, वहां पर आपको पार्लियामेंट का चैप्टर है, आर्टिकल 109 साफ साफ दिख रहा होगा, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। बाकी फिर आप देख सकते हैं मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड 2 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बस आप देखते चले, ठीक है। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा। बिल्कुल ट्रू है क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा नॉट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद देखिए द राज्यसभा हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू द मनी बिल, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। ओके, उसके बाद भी क्या है, लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। तो इस हिसाब से आप हमें बताइए, अगर आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, जो कि इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा फैक्चुअल है। तो आप देखिए कि आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और टू मच फैक्चुअल नहीं पूछा जाता है, बीच बीच में पूछा जाता है। अगर आपको फैक्ट्स याद है तो आपके लिए ही बढ़िया बात होगा, आप ही वहां पर एक्स्ट्रा एज में रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल, और कौन सी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाला गया था। आपके स्टेटमेंट दिए गए, हालांकि आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कहां से पूछा गया है। तो एम लक्ष्मीकांत का एक प्यारा सा चैप्टर है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दिए गए। वैसा नहीं कि सारे अमेंडमेंट आपको रटना पड़ेगा, कुछ कुछ अमेंडमेंट की लिस्ट रटना जरूरी भी है। तो यहाँ पर देखिए 71st अमेंडमेंट एक्ट दिया गया है, इसमें कोनाकानी, मणिपुरी और नेपाली दिया गया है। तो मैथिली नहीं है, 4 गलत, ऑप्शन ए सही, ठीक है। तो ऐसे करके यूपीएससी एलिमिनेशन वाले टेक्निक को फिर से वापस लाई है, तो ये खुशखबरी वाली बात होगी। अदरवाइज 2023 के पेपर में जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया था, काफी डर भी गए थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो बेसिकली जो संविधान के पार्ट्स है उसमें कौन से प्रोविजन की बात कही गई है उसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम सोर्स ट्रेस करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स का एक टॉपिक है उसमें साफ साफ दिया गया है कि कौन से पार्ट में क्या प्रोविजन है। लाइक पार्ट 18 इमरजेंसी की बात करता है, पार्ट 20 अमेंडमेंट की बात करता है, ठीक है, और पार्ट 9A जो कि म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है। तो उस हिसाब से आपका ये तीनों स्टेटमेंट सही है, आप मैच कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसान क्वेश्चन, अगर आपको एम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कम से कम तो भाई 38 मार्क्स
कोई नहीं छोड़ सकता है आपका, ठीक है। 38 मार्क्स आप ला ही सकते थे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। काफी ज्यादा चर्चा में था, एक सांसद के ऊपर आरोप लगा था और उसके कारण उस मुद्दे के एथिक्स कमिटी के पास भेजा गया था, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसे एम लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट फाइंड आउट करने का कोशिश किया, पर डायरेक्टली आपको इसके ऑप्शन वहां नहीं मिल रहे हैं। या तो इसको लोकसभा या पार्लियामेंट्री कमेटी के वेबसाइट से उठाया गया है या फिर न्यूज़पेपर से। तो एक मैंने इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर देखा, तो उसमें साफ साफ एक स्टेटमेंट आपको जरूर दिख रहा था कि ये जो आपका एथिक्स कमेटी थी ये एड हॉक कमेटी थी 2000 में, बाद में इसको परमानेंट बनाया गया 2015 में। एक स्टेटमेंट तो मुझे मिला था, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमें नहीं मिला और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी हमें नहीं मिला। तो अगर आप एक जानते हैं और यहाँ पर फिर आप एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में पीटी 365 में भी दिया गया है, लेकिन इसमें भी स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 का मेंशन हमें नहीं मिला। वैसे आप हमें बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा, आपको हमें बताना है। थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए और छा जाइए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, The North-Eastern Council was established by the North-Eastern Council Act 1971 subsequent to the amendment of the North-East Council Act in 2002। तो काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये पूछा गया है, और आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। इसमें दिया गया है ईच जोनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट है, 2 अदर मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द जोन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। गवर्नर तो होते ही नहीं स्टेट, यूटी के भले एडमिनिस्ट्रेटर या फिर गवर्नर होंगे। तो एक तो वैसे ही खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका। बाकी आप इसको मैच कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट भी बता दी है और कुछ हमने हाईलाइट कर रखा है, तो आप उसे भी पढ़िए, क्योंकि हो सकता है इस बार 2025 के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें लगभग 7-8 क्वेश्चन और करना है, उसके बाद आपका ये क्लास खत्म होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि आपका वुमेन के रिजर्वेशन पार्लियामेंट में जो एक्ट पास किया गया उसके रिगार्डिंग है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है प्रोविजन ऑफ दिस विल कम इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। दूसरा क्या है, ये 15 साल तक के लिए रहेगा आफ्टर बिकमिंग दिस एक्ट वैलिड। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये जो प्रोविजन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, यानी कि कोटा विद इन कोटा, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में, उसके अंतर्गत भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा अंडर द नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो देखते कहां से पूछा गया, तो आप पीटी 365 जब खोल के देखेंगे ना, तो पॉलिटी का, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। हालांकि न्यूज़पेपर से उठाया होगा, लेकिन पीटी 365 तो न्यूज़पेपर से ही कंपाइल करके बनाया जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा तीनों स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिए गए, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है ये बेसिकली जब सेंसस होगा, लेटेस्ट सेंसस, उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जाके ये आपका रिजर्वेशन बिल लागू होगा महिलाओं का। तो पहला तो वैसे भी गलत है, बाकी आप हमें बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ से रीड करके। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन हाउस में होता है तो स्पीकर को क्या पावर है या नहीं। पहला है he or she shall not preside, दूसरा he or she shall not have the right to speak, तीसरा he or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance। कहां से पूछा गया है भैया, फिर से हम लैंड करते हैं वही एम लक्ष्मीकांत की धरती पर, तो पार्लियामेंट का टॉपिक है। और आप देखेंगे कि तीनों का तीनों पॉइंट्स आपको दिया गया है। जब रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल स्पीकर अंडर कंसिडरेशन है तो प्रिसाइड नहीं करेंगे, बट ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट, बट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कर सकते हैं जब रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल लागू है तो, ठीक है। तो आप बताइए कि फिर आंसर क्या होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप इतना डिटेल में पढ़ के जाते तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं।
प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के बारे में बताया गया है। थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर हम सोर्स की बात करें तो कहाँ से पूछा गया, तो पार्लियामेंट का चैप्टर है प्यारा सा, जहाँ पर डिसोल्यूशन प्रोरोगेशन सबके बारे में बताया गया है, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोकसभा है कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का मतलब आप समझिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न्स इन डे व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड। उसके बाद कुछ न्यू नेक्स्ट फ्यू डेज में प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं प्रोरोगेशन का ऑफ द सेशन। However, the president can also prorogue the house while in session। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेटमेंट 2 आप देखेंगे सब्सटीट्यूट कर रहा है आपका, और स्टेटमेंट 3 भी आपको सब्सटीट्यूट करता हुआ मिलेगा कि कहाँ पर आपको प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी है, खुद का पावर है। तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, तो यहाँ डिस्क्रिशनरी है, इसलिए कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर बाकी जो डिसोल्यूशन करेंगे लोकसभा का तो वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही आधार पर किया जाएगा। ओके, तो आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए, यहीं से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि ये आपको एम लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ये आपको स्पेक्ट्रम के बुक में मिल जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज और कौन से लीडर एसोसिएटेड है उसके बारे में है। तो आप हमें बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। तो उस हिसाब से अब हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एम लक्ष्मीकांत से कितने क्वेश्चन आए हैं और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए। तो आप देखिए जब हमने काउंट किया तो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से 17 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 19 क्वेश्चन, 17। और जो आपका करंट अफेयर्स है पीटी 365, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है एम लक्ष्मीकांत से भी मैच करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि वो इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है। 3 क्वेश्चन कौन है भैया, एक तो डिलिमिटेशन कमीशन वाला है, दूसरा आपका नारी वंदना वाला है, तीसरा आपका एथिक्स कमेटी वाला है ना। एथिक्स वाला तो पूरा नहीं मिल सका, लेकिन कम से कम जो है उसकी चर्चा है। तो अगर हम बोले डायरेक्टली तो 2 आए हैं, एथिक्स कमेटी भले ही उसमें मेंशन है लेकिन उससे आप आंसर नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। तो जो है मैं सच ही बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा क्लैरिफाई रहें, क्लियर रहें। बाकी स्पेक्ट्रम का जो है आप एक ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, एक और आया है जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो ये हिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है, पॉलिटी का भी पार्ट हो जाता है, तो आप किसी में भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 19 क्वेश्चन, और कहाँ से आए हैं, कौन से सोर्स से आए हैं, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि पार्लियामेंट से आपको 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर साल पूछे जाते हैं इन दोनों टॉपिक से। करंट अफेयर्स की बात करें तो इस बार 3 क्वेश्चन आए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अमेंडमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि यूपीएससी का फेवरेट ही है 2 क्वेश्चन, इंटरस्टेट रिलेशन से 1 क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन, और स्पेशल प्रोविजन एससी और एसटी ये भी यूपीएससी का फेवरेट है, शेड्यूल सब के बारे में वो पूछते रहती है, वहां से भी 1 क्वेश्चन। तो इन टॉपिक्स को मैंने एनालाइज करके आपको बताया है, और आप देखिए कि आप इन टॉपिक्स में आपकी पकड़ है कि नहीं। साथ के साथ ये भी देखिए कि जो क्वेश्चन हमने बताए हैं 2024 के पॉलिटी के, वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, कितने गहराई में है। ये आप जब तक पता नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी वीकनेस दूर नहीं होगी, तब तक आप अपने आप में रिफॉर्म नहीं कर सकेंगे, और तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो आज हमने पॉलिटी का किया है। अगले लेक्चर में अगर आपने पसंद किया इस वीडियो को तो हम अगले लेक्चर में हिस्ट्री का भी करेंगे, मॉडर्न का करेंगे, मिडाइवल का करेंगे, एंशिएंट का करेंगे, और उस प्रकार से हम सीरीज चलाएंगे, करंट का भी करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आप अपना प्रेम बनाकर रखें, हम आने वाले समय में आपके लिए इनिशिएटिव लाने वाले हैं। कैसा लगा आपको हमारा इनिशिएटिव जरूर बताएं, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।